नमस्कार विद्यार्थियों। आज के वीडियो में हम अध्ययन करेंगे अध्याय 5 संज्ञानात्मक विकास पार्ट 1। तो आइए हम शुरू करते हैं संज्ञानात्मक विकास पार्ट 1। प्रश्न नंबर 1, निम्न सिद्धांतों में से कौन सा बच्चे के बौद्धिक विकास के 4 चरणों को चिन्हित करता है? ऑप्शन ए, एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास सिद्धांत, बी, फ्रायड का मानसिक यौन विकास सिद्धांत, सी, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, डी, कोलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत। तो यहाँ पर जो है बौद्धिक विकास के जो 4 चरणों को चिन्हित करता है वह ऑप्शन सी, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। प्रश्न 2, वह विचारात्मक प्रक्रिया जिसमें नूतन वास्तविक तथा उपयोगी अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण निहित हो कही जाती है? ऑप्शन ए, रचनात्मकता, बी, अभिनव, सी, बुद्धिमत्ता, डी, नवविचार। तो विचारात्मक प्रक्रिया जिसमें नूतन वास्तविक तथा उपयोगी अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण कहा जाता है वह कहा जाता है सृजनात्मकता को। अर्थात सृजनात्मकता मतलब यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है रचनात्मकता। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें बालक क्या करता है, नई चीज़ों को प्रयोग करता है, नई चीज़ों को तैयार करता है और वास्तविकता उपयोगी अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण करता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। प्रश्न 3, बच्चे का संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है? ऑप्शन ए, खेल का मैदान, बी, सभागार, सी, घर, डी, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। तो बच्चे का जहाँ संज्ञानात्मक विकास सबसे अच्छी तरीके से हो सकता है वह विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। यहाँ पर वातावरण इसलिए भी जोड़ा गया कि वातावरण से बालक बहुत कुछ सीखते हैं। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न 4, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले थे? ऑप्शन ए, ब्रूनर, बी, कोहलर, सी, स्किनर, डी, जीन पियाजे। तो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को जिन्होंने प्रतिपादित किया था वो थे जीन पियाजे। इन्होंने विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। प्रश्न 5, कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो अधिकांशतः छिपी रहती है? अर्थात एक सिद्धांत ऐसा है जो मानव मस्तिष्क को बर्फ की चट्टान कहता है और वो भी बर्फ की छिपी हुई चट्टान। ऑप्शन ए, गुण सिद्धांत, बी, प्रकार सिद्धांत, सी, मनोविश्लेषण सिद्धांत, डी, व्यवहारवाद सिद्धांत। तो यहाँ पर जिसने मानव मस्तिष्क को बर्फ की चट्टान कहा है, छिपी हुई बर्फ की चट्टान कहा है, वह है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। मनोविश्लेषण सिद्धांत के प्रतिपादक थे सिगमंड फ्रायड। प्रश्न 6, आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, आप उसके साथ संतुष्ट रहेंगे, उसे अभिप्रेरित करेंगे, जैसे वह अधिक प्रेरित कर सके उस तरह से अनुप्रेरित करेंगे। ऑप्शन डी, उसके अभिभावकों को उसकी प्रगति पर ध्यान दें मतलब कहेंगे। तो यहाँ पर अध्यापक को जब विद्यार्थी को आप बुद्धिमान देखते हैं, अर्थात अध्यापक के रूप में आप जब विद्यार्थी को यह समझते हैं कि वह बुद्धिमान है तो आप उसके लिए क्या करते हैं, जैसे वह अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसको अनुप्रेरित करेंगे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न 7, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? ऑप्शन ए, सामाजिक संचार, बी, अनुभव, सी, संतुलिनीकरण, डी, इनमें से कोई नहीं। तो जो बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है जिससे बौद्धिक विकास निर्धारित होता है वह ऑप्शन ए, सामाजिक संचार। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। कोलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है? ऑप्शन ए, सहयोग की नैतिकता, बी, नैतिक तर्कड़ा, सी, नैतिक यथार्थवाद, डी, नैतिक दुविधा। तो कोलबर्ग ने जो सही गलत के बारे में निर्णय लेने की चिंतन प्रक्रिया तैयार की थी वो सीधे सीधे आप समझ गए होंगे कि इसको नैतिक तर्कड़ा कहा जाता है। इसमें विद्यार्थी क्या करता है कि प्रश्न को सोचता है, प्रश्न पर विचार करता है और देखता है कि उसमें
क्या सही हो सकता है, क्या गलत हो सकता है, कैसे मैं सही कार्य कर सकता हूँ और सही व्यवहार कर सकता हूँ। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न 10, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था निम्न योग्यता द्वारा लक्षित नहीं होती है। ऑप्शन ए विचारों की विलोमीयता, बी मानसिक द्वंद्व, सी संरक्षण, डी क्रमबद्धता एवं पूर्णांश। तो संज्ञानात्मक विकास के जो सिद्धांत की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है उसकी योग्यता जो लक्षित नहीं होती वह है ऑप्शन बी मानसिक द्वंद्व। अर्थात मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में विद्यार्थी क्या करता है, वह अच्छे से चिंतन करने लायक हो जाता है जिससे उसका मानसिक द्वंद्व समाप्त हो जाता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। प्रश्न 11, किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझते हैं जो उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकते हैं, यह किसने कहा है। ऑप्शन ए काल्सनिक, बी ईवर, सी स्टैनले हॉल, डी बिग्गी। तो किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में जो बाधा समझते हैं और स्वतंत्रता प्राप्त में लक्ष्य प्राप्त करने से जो रोकते हैं, यह विचार दिया है काल्सनिक ने। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। प्रश्न 12, निम्न में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और सामान्य लक्षण की ओर निर्देश, बी मानसिक विकारों का न होना, डी सामान्य विचारों से मुक्ति, सी सामान्य विचारों से मुक्ति, डी ये सभी। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन ए पूर्ण रूप से अभिव्यक्ति, संगतिकरण और सामान्य लक्षण की ओर निर्देश, यह कथन ये व्यक्ति को मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं कि ऑप्शन डी में ये सभी देखकर ज़्यादातर उसकी तरफ भागते हैं। तो पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ना चाहिए कि प्रश्न क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है, उसके बाद किसी प्रकार से उत्तर देना चाहिए। प्रश्न 13, चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन दिया गया है। ऑप्शन ए डीवी द्वारा, बी गिलफोर्ड द्वारा, सी क्रूज द्वारा, डी रूस द्वारा। तो चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन रूस ने दिया है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। प्रश्न 14, बच्चों में वैज्ञानिक सोच का विकास करने के लिए आवश्यक घटक हैं। ऑप्शन ए बच्चों के समक्ष छोटी छोटी समस्याएं रखी जाएं, बी बच्चों द्वारा किए गए संभावित समाधानों का परीक्षण किया जाए, सी बच्चों के संभावित समाधानों का निर्माण हेतु प्रेरित करना, डी उपरोक्त सभी। यहाँ पर वैज्ञानिक सोच का विकास करने के लिए जो आवश्यक घटक हैं, पहला है बच्चों के समक्ष छोटी छोटी समस्याएं रखी जाएं, बिल्कुल सही है। उसके बाद बच्चों द्वारा किए गए संभावित समाधानों का परीक्षण किया जाए, जब परीक्षण किया जाएगा तो उसे बताया जाएगा कि कैसे आपने त्रुटि की है, क्या और सुधार करने की आवश्यकता है और क्या आपने अच्छा किया है। तो इससे भी बच्चों में वैज्ञानिक सोच का विकास होगा। और बच्चों के संभावित समाधानों के निर्माण हेतु उनको प्रेरित करना। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। प्रश्न 15, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था। ऑप्शन ए कोलबर्ग द्वारा, बी इरिक्सन द्वारा, सी स्किनर द्वारा, डी पियाजे द्वारा। तो बच्चे के जो बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तर बताए हैं वो पियाजे ने बताए हैं। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। प्रश्न 16, एक सामान्य 12 वर्ष की उम्र के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। ऑप्शन ए कुल प्रेरक समन्वयक कठिनाई, बी वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति, सी अब और यहाँ उसकी रुचियों को सीमित करना, डी समकक्ष के अनुमोदन के लिए बेचैनी। तो 12 वर्ष के बच्चे में उम्र में जो ज़्यादा संभावना है होने की वह समकक्ष के अनुमोदन के लिए बेचैनी। वह चाहता है कि मेरा साथी मेरे साथ रहे, मेरे साथ पढ़े, इसलिए उसका अनुमोदन करने के लिए ज़्यादा बेचैन रहता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। ऐसी स्थिति में बालक अपने साथी का साथ देने का ज़्यादा प्रयास करता है। प्रश्न 17, बालिका शिक्षा को महत्ता देना उचित है, कारण। ऑप्शन ए बालिकाएं बालकों से अधिक बुद्धिमती हैं,
बी बालिकाएं बालकों से अल्पसंख्यक हैं, सी अतीत में बालिकाओं को बुरी तरह से विभेदित किया जाता था, डी किसी सामाजिक सांस्कृतिक नेतृत्व में केवल बालिकाएं समर्थ हैं। तो यहाँ पर बालिका शिक्षा को महत्व देना जो उचित कारण है वह है अतीत में बालिकाओं को बुरी तरह से विभेदित किया जाता था, इसलिए स्पेशली बालिका शिक्षा को महत्व देना चाहिए। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। प्रश्न 18, विद्यालय से विद्यार्थियों के भाग जाने का कारण है। ऑप्शन ए कक्षा में रुचि का अभाव, बी विद्यार्थियों का अध्ययन में रुचि का अभाव, सी विद्यार्थियों को दंड नहीं देना, डी समस्या के प्रति शिक्षकों के निर्देश की आवृत्ति। तो विद्यालय से जो विद्यार्थी भागते हैं उसका प्रमुख कारण यह है विद्यार्थियों का अध्ययन में रुचि का अभाव। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। प्रश्न 19, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों से एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था है। ऑप्शन ए 7 से 12 वर्ष, बी 12 से वयस्क तक, सी 2 से 7 वर्ष, डी जन्म से 2 वर्ष। तो बालकों में जो अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों से प्रत्यय होती है, जो बालकों की सोच, वह कौन सी अवस्था है? तो यह अवस्था है 12 वर्ष से वयस्क तक। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, क्योंकि यह औपचारिक क्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत पहुंचती है। 20, प्रश्न नंबर 20, फ्रायड व पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व के विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने ऑप्शन ए कहा है कि विकास की अवस्थाएं वातावरण से निर्धारित होती हैं, बी कहा है कि शैशवावस्था के अनुभव ही अधिक प्रभावित करते हैं, बाकी अवस्थाओं के सीमित प्रभाव होते हैं, सी विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर में कहा फ्रायड व पियाजे फ्रायड पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास के विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में जो व्याख्या की है, परंतु पियाजे की जो व्याख्या है वह कहती है विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा। अर्थात विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए विद्यार्थी के संज्ञानात्मक बदलाव को सोचना चाहिए, उसका अध्ययन करना चाहिए। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। प्रश्न 21, यूनेस्को ने किस वर्ष विकलांगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? ऑप्शन ए 1992, बी 1985, सी 1975, डी 1982। तो यूनेस्को द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष था 1982। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 22, निम्न में से पिछड़े बालकों की शिक्षा के स्वरूप में कौन सी बातें सम्मिलित की जानी चाहिए? ऑप्शन ए विशेष शिक्षण विधियों का प्रयोग, बी विद्यालय में विशिष्ट कक्षाओं की व्यवस्था, सी विशेष पाठ्यक्रम की व्यवस्था, डी उपर्युक्त सभी। तो पिछड़े बालकों की शिक्षा के स्वरूप में जो बातें सम्मिलित की जानी चाहिए, तो ये सभी बातें सम्मिलित की जानी चाहिए। ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी बिल्कुल सही है। प्रश्न 23, निम्न में से पिछड़े बालकों के लिए विद्यालय के दोषपूर्ण संगठन संबंधी कौन से कारण उत्तरदायी हैं? ऑप्शन ए शिक्षकों का कठोर व्यवहार, बी अनुपयुक्त पाठ्यक्रम, सी अमनोवैज्ञानिक शिक्षण विधियों का प्रयोग, डी उपर्युक्त सभी। तो शिक्षकों पिछड़े बालकों के लिए विद्यालय में जो दोषपूर्ण संगठन होते हैं वह उत्तरदायी होते हैं शिक्षकों का कठोर व्यवहार भी, अनुपयुक्त पाठ्यक्रम भी और अमनोवैज्ञानिक शिक्षण विधियों का प्रयोग। अर्थात जब पिछड़े बालकों के लिए शिक्षकों का व्यवहार कठोर हो जाएगा तो वह शिक्षक के कम्युनिकेशन संचार से दूर होते चले जाएंगे, और जब अनुपयुक्त पाठ्यक्रम होगा तो विद्यार्थी उसमें रुचि नहीं दिखाएंगे। इस स्थिति में क्या होगा कि विद्यार्थी पाठ्यक्रम के प्रति रुचि नहीं दिखाएंगे तो उनके पढ़ने में रुचि नहीं होगी और वो पिछड़े होते चले जाएंगे। और अमनोवैज्ञानिक शिक्षण विधियों का जब प्रयोग किया जाएगा तो बालक के मनोविज्ञान की स्थिति को समझ नहीं पाएंगे, उसके आधार पर शिक्षण विधि उसके लिए कारगर नहीं होगी। तो ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी बिल्कुल सही है। प्रश्न 24,
निम्न शिक्षण प्रणालियों में से प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षण में कौन सी शिक्षण प्रणालियाँ अपनानी चाहिए? ऑप्शन ए पृथक्कीकरण, बी गतिवर्धन, सी संपन्नीकरण, डी उपर्युक्त सभी। तो इसमें पूछ रहा है निम्न प्रणालियों से प्रतिभाशाली बालकों के लिए कौन सी शिक्षण प्रणालियाँ अपनानी चाहिए। तो यहाँ पर पृथक्कीकरण का मतलब विद्यार्थियों को अलग कर देना चाहिए, गतिवर्धन का मतलब उनके स्पीड गति से अब पढ़ाना चाहिए, संपन्नीकरण का मतलब उन्हें सब चीज़ों से संपन्न समझते हुए उसको जोड़कर उसको अतिरिक्त कार्यभार देना चाहिए। तो ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न 25, प्रतिभाशाली बालकों का पाठ्यक्रम का निर्माण किस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे उनकी मौखिक योग्यता, सामान्य मानसिक योग्यता और तर्क, चिंतन एवं रचनात्मक शक्ति का अधिकतम विकास हो सके? यह कथन है ऑप्शन ए क्रो एंड क्रो का, बी स्किनर का, सी हॉलिंगवर्थ का, डी विल्किंस का। तो प्रतिभाशाली बालकों में पाठ्यक्रम निर्माण इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे उसकी मौखिक योग्यता, सामान्य मानसिक योग्यता और तर्क शक्ति और रचनात्मकता का अधिक से अधिक विकास किया जा सके। यह कथन जो दिया है विल्किंस ने दिया है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, क्योंकि इन्होंने प्रतिभाशाली बालकों के संबंध में रचनात्मक और चिंतन शक्तियों के सामान्य मानसिक योग्यता के आधार पर विकास करने की बात कही है। प्रश्न 26, प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताओं को कितने भागों में बांटा जा सकता है? ऑप्शन ए 3 भागों में, बी 4 भागों में, सी 5 भागों में, डी 6 भागों में। तो जो प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं हैं उनको 5 भागों में बांट सकते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। प्रश्न 27, प्रतिभाशाली बालक शारीरिक गठन, सामाजिक समायोजन, व्यक्तित्व के लक्षणों, विद्यालय उपलब्धि, खेल की सूचनाओं एवं रुचियों की एकरूपता में सामान्य बालकों से बहुत श्रेष्ठ होते हैं। यह परिभाषा प्रस्तुत की है। ऑप्शन ए स्किनर व हैरीमैन ने, बी क्रो एंड क्रो ने, सी टर्मन एवं ओडन ने, डी हरलाक ने। तो प्रतिभाशाली बालक शारीरिक गठन, सामाजिक समायोजन और व्यक्तित्व के लक्षणों, विद्यालय उपलब्धि, खेल की सूचनाओं एवं रुचियों की एकरूपता में सामान्य बालकों से बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ माने जाते हैं। तो ये परिभाषा जो प्रस्तुत की है वो टर्मन एवं ओडन ने प्रस्तुत की है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। प्रश्न 28, पिछड़े बालक कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 3 प्रकार के, बी 4 प्रकार के, सी 5 प्रकार के, डी 6 प्रकार के। तो यदि पिछड़े बालक को हम देखें तो जितने प्रकार प्रतिभाशाली बालकों के होते हैं उतने ही प्रकार पिछड़े बालकों के भी होते हैं। ऑप्शन सी 5 प्रकार के बिल्कुल सही है। प्रश्न 29, एक पिछड़ा बालक वह है जो अपने स्कूल जीवन के मध्यकाल लगभग 10 वर्ष की आयु में अपनी कक्षा से नीचे का कार्य नहीं कर सकता जो उसकी आयु के लिए सामान्य कार्य है। यह परिभाषा प्रस्तुत की है। ऑप्शन ए स्किनर ने, बी गेट्स एवं अन्य विद्वानों ने, सी बर्ट ने, डी सच वोल्टेज ने। तो यह परिभाषा जो दी है कि पिछड़ा बालक वह है जो अपने स्कूल जीवन के मध्यकाल से लगभग 10 वर्ष की आयु में अपनी कक्षा से नीचे की कक्षा का कार्य नहीं कर सकता उसकी आयु के लिए जबकि जो सामान्य कार्य माना जाता है। ये परिभाषा जो दी है वह बर्ट ने दी है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। प्रश्न 30, सृजनात्मक बालक निम्न में से किस श्रेणी का विशिष्ट बालक है? ऑप्शन ए शारीरिक रूप से विशिष्ट बालक, बी बौद्धिक रूप से विशिष्ट बालक, सी वचन की दृष्टि से विशिष्ट बालक, डी मनोसामाजिक दृष्टि से विशिष्ट बालक। तो सृजनात्मक बालक जो माना जाता है वह ऑप्शन डी मनोसामाजिक दृष्टि से विशिष्ट बालक माना जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, क्योंकि शारीरिक रूप से विशिष्ट बालकों की यदि बात करें तो शारीरिक रूप से विशिष्ट बालक जो होते हैं वह हैंडीकैप्ड बालक माने जाते हैं और बौद्धिक रूप से विशिष्ट बालक जो होते हैं उन्हें हम प्रतिभाशाली बालक कहते हैं और वचन की दृष्टि से जो विशिष्ट बालक माने जाते हैं उन्हें हम भाषा के जानकार, भाषा विशेषज्ञ बालक भी मानते हैं। भाषा के रूप से, भाषा के विचारों से प्रतिभाशाली बालक मानते हैं। तो ऑप्शन डी मनोसामाजिक दृष्टि से विशिष्ट बालक जो हैं उन्हें हम सृजनात्मक बालक कह सकते हैं।
क्योंकि यदि सृजनात्मक बालक की हम बात करें तो सृजनात्मक बालक वह भी हो सकता है जो पिछड़ा बालक होता है। जरूरी नहीं है कि उसके मतलब मानसिक दृष्टि से कमज़ोर, बौद्धिक रूप से कमज़ोर है और शारीरिक रूप से कमज़ोर है तो वह सृजनात्मक नहीं हो सकता। तो ऐसी स्थिति मनोसामाजिक दृष्टि से जो विशिष्ट बालक होता है वह सृजनात्मक बालक की श्रेणी में रखा जाता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। इसी के साथ इस चैप्टर के पहले पार्ट में को हम ख़त्म करते हैं। धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को देखें और अपनी तैयारी जारी रखें।